डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा हमें मालूम है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। पहला है कंडीशनल एंड दूसरा है आइटरेटिव। तो जो कंडीशनल हैं उसको हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ़ एल्स और एल इफ़ का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ़ एल्स और एल इफ़ का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको ट्रू या फॉल्स बेस पर स्टेटमेंट्स को रन करना होता है। जैसे कोई कंडीशन है कि अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम लिखना चाहते हैं इफ़ a greater than 0 then what we want to do, else what can be done next। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। पाइथन में एक स्टेटमेंट का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन जो पाइथन के इंटरप्रेटर को दिया जाता है। तो कभी कभी हमें सिंगल इंस्ट्रक्शन देना होता है, कभी कभी हमें ग्रुप्ड या कंपाउंड इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो जब सिंगल स्टेटमेंट देते हैं तो उसे हम सिंगल स्टेटमेंट कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, जैसे यहाँ दो दिए गए हैं, प्रिंट पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रिंट हेलो, ये दो स्टेटमेंट हैं, लेकिन हम कंपाउंड कहेंगे। और अगर सिंगल होगा तो हम प्रिंट पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सिंगल स्टेटमेंट। और अभी अगर हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, तो हम खाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट विच डज नथिंग बट वी हैव टू राइट PASS पास। तो पास भी एक कीवर्ड हो गया। अगर हम एल्स या इफ पार्ट में कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो हम पास लिख के भी हम उस कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। अब मैं इसके थोड़े एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे सिंपल अगर इफ है तो वह कैसा होगा, तो सिंपल इफ ऐसा होगा इफ कंडीशन कोलन एक या उससे ज़्यादा कमांड्स, एल्स कोलन इसके नीचे एक या उससे ज़्यादा कमांड्स। एक चीज़ का हमें हमेशा पाइथन में ध्यान रखना पड़ता है कि पाइथन में इंडेंटेशन यानी टैब का और स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। जब भी आप इफ़ लिखेंगे तो इफ़ के बाद अगली कमांड जो है वो टैब देके आगे लिखनी है, ताकि वो इफ़ का पार्ट बन सके। इसी तरह एल्स के आगे कमांड लिखनी है तो थोड़ा सा टैब दबा के लिखना होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल इफ एल्स। मगर मैंने आपको पीछे बताया था कि एलिफ भी होता है। तो एलिफ कैसे काम करता है, उसके लिए इफ कंडीशन 1 ब्लॉक ऑफ कोड, एलिफ कंडीशन 2 ब्लॉक ऑफ कोड, एलिफ कंडीशन 3 ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। यानी सबसे पहले प्रोग्राम चेक करेगा इफ वाली कंडीशन, अगर वो मैच नहीं करती है तो एलिफ वाली कंडीशन चेक होंगी, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, या तो इफ या एलिफ कोई भी मैच नहीं करती है, तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। इज इट क्लियर? आप समझ ही गए होंगे। अगर इफ चल गया तो इफ वाला कोड चलेगा, एलिफ चल गया तो एलिफ का कोड चलेगा, अगर इफ एलिफ कोई नहीं चल पाया तो एल्स वाला कोड चलेगा। ये उसका एक एग्जांपल है। इफ x ग्रेटर देन 90, x को हमने पहले इनपुट करा लिया है जो किसी के मार्क्स हैं। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो हमें A1 ग्रेड देना है, 80 से ज़्यादा है तो A2 ग्रेड देना है, 70 से ज़्यादा B1 ग्रेड। इस तरीके से लास्ट में फेल लिखा है। ये तब रन होगा जब कोई भी कंडीशन ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रू नहीं हो पाती। अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती तो एल्स रन होता है। अब हम आगे चलते हैं कि स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम में कैसे फ्लो करती हैं। किसी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स ही होते हैं, आपको पता ही है। किसी प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट होती हैं, किसी में 20, किसी में 50 और किसी में हज़ारों।
अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स उसमें होने की संभावना है। तो स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में रन होती हैं? जो स्टेटमेंट पहले मिलती है वो पहले रन होती है, जो दूसरी है वो दूसरे में रन होती है। अगर 5 स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5। मगर अगर इसमें हम इफ़ लगा दें, मान लेते हैं स्टेटमेंट 2 के बाद अगर मैं इफ़ लगा देता हूँ तो कंडीशन का ट्रू होना और फॉल्स होना डिसाइड करेगा कि 3 और 4 और 5 में से कौन से स्टेटमेंट चलेंगे और कौन से स्किप होंगे। ये एक और स्टेटमेंट का एग्जांपल है जिसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ। सिलेक्शन को आपको मैंने बताया था, इफ एलिफ जो है वो सिलेक्शन है और अल्टरनेटिव जो है फॉर और व्हाइल होता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक थोड़ा सिंटैक्स देख लीजिए। इफ के बाद कंडीशन आती है, फिर कोलन आता है, फिर स्टेटमेंट्स आते हैं। और अगर एल्स आता है तो एल्स के आगे भी कोलन आता है और फिर स्टेटमेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, एक एज आपको एंटर करानी है जो कि इंटीजर होगी, क्योंकि उसके आगे हमने आईएनटी लगा दिया है। आईएनटी फंक्शन यूज़ करा इनपुट फंक्शन के बाहर, तो इनपुट फंक्शन से जो आंसर आया वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, एक्स में स्टोर हो गया। अगर x की वैल्यू 18 या उससे ज़्यादा है तो आंसर आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज फ्रेंड सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसको आप एक बार देख लीजिए। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो आपने देख लिया सिलेक्शन यानी इफ एल्स। अब दूसरा हिस्सा है आइटरेशन यानी लूपिंग स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, मगर अगर हम किसी चीज़ के सिंटैक्स को और डिटेल्स को और बेसिक्स को जानते हैं तो हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए इसको आगे शुरू करें। तो आइटरेशन क्या है? इट अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म रिपीटेडली until a certain condition is fulfilled. It allows a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. The iteration statements are also called loops or looping statements. यानी अगर हमारी कुछ कमांड्स हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं मगर एक कंडीशन फुलफिल होने तक हम उन कमांड्स को बार बार रन करना चाहते हैं, तो इसको हम लूपिंग कहते हैं। तो लूपिंग जो है दो तरीके की है, या तो आप काउंटिंग लूप चला दीजिए जैसे कि हम फॉर से करते हैं, फॉर आई इन रेंज 1, 10 कर दिया, तो इस तरीके से एक लूप चल जाएगा जो काउंटिंग लूप है। और एक कंडीशनल लूप होता है जिसे हम कहते हैं वाइल लूप, यानी कोई कंडीशन लिखी जाती है वाइल x लेस देन 20 और x को हम इंक्रीमेंट करते रहते हैं 1 by 1, तो ये कंडीशन लूप है। दोनों का एक सिंटैक्स आप देख लीजिए। फॉर के लिए एक वेरिएबल लगेगा, इन लगेगा, और या तो रेंज लगेगा या फिर सीक्वेंस लगेगा। सीक्वेंस का मतलब हो गया टुपल या डिक्शनरी या सेट या फिर लिस्ट या फिर स्ट्रिंग। ये सारे सीक्वेंसेस होते हैं। आपको फिर से बता दूँ, सीक्वेंसेस होता है टुपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। तो अगर उनमें से एक एक कैरेक्टर या एक एक एलिमेंट को आपने लूप में यूज़ करना है तो फॉर लगा दीजिए। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल रेंज से दिखाया है, फॉर एक्स इन रेंज 0,5, तो आंसर आएगा, पहली बार वैल्यू लेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 नहीं रन होगा क्योंकि 5 से पहले ही रुक जाएगा। तो हेलो प्रिंट होगा 5 बार जब वैल्यू एक्स की 0, 1, 2, 3, 4 हो रही होगी। अब थोड़ा वाइल को समझ लेते हैं। वाइल को यहाँ समझ लीजिए, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एक पार्ट दिखा रखा है जहाँ मेरा माउस पॉइंटर चल रहा है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई को एक एक आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक 10 है तब तक चलेगा, जैसे 11 होगा ये लूप से बाहर आएगा और सम को प्रिंट करता है। तो दोनों लूप अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसे हम काउंटिंग लूप कहते हैं और इसको हम कंडीशनल लूप कहते हैं। वो तो हो गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक हिस्सा ये भी आता है कि जंप स्टेटमेंट्स। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ब्रेक और कंटिन्यू नाम के दो जंप स्टेटमेंट
यूज़ करने पड़ते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू जो हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं। ब्रेक से आपका लूप जो है वहीं से रुक के आप लूप से बाहर आ जाते हैं, यानी ब्रेक आप जहाँ भी यूज़ कर लेंगे, जैसे इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, इस जगह पर ब्रेक दिख रहा है, ये ब्रेक जहाँ भी आ गया उसके बाद की कोई भी कमांड नहीं चलेगी और आप लूप से बाहर आ जाओ। कंटिन्यू का मतलब है जहाँ भी कंटिन्यू एनकाउंटर करेगा वहाँ से वो दोबारा लूप के ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे की कमांड को छोड़ देगा, मगर लूप चलता रहेगा। आप समझ गए होंगे। ब्रेक से आपका लूप स्टॉप हो जाएगा और उसके नीचे की कमांड सब रन नहीं हो पाएंगे। और कंटिन्यू से क्या होगा, आप लूप के बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे और उसके नीचे के स्टेटमेंट्स रन नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ यूज़ करके दिखा रहा है, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो आई में 2 जोड़ दो और कंटिन्यू कर दो, यानी कि लूप में दोबारा ऊपर आ जाओ, लूप की कमांड नहीं चलेगी। करेक्ट। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं। अब आता है नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप का प्रेजेंट होना, जैसे फॉर एक्स इन रेंज, फॉर वाई इन रेंज। तो फॉर वाई इन रेंज जो है वो फॉर एक्स इन रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये नेस्टेड लूप है। इसी तरह नेस्टेड इफ भी होता है और नेस्टेड वाइल भी होता है। अगर हम लूप के अंदर लूप या इफ के अंदर इफ लगा दें तो वो नेस्टेड है। थैंक यू।